Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए CDP पेपर 1 के लिए जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर की क्लासेस चल रही हैं, देखिए अभी तक सिर्फ एक ही क्लास यहाँ पर मैंने आपकी कराई है। आज हम लोग यहाँ पर सेकंड क्लास देखेंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक हुए हैं 2011 से 2024 तक के सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके अलावा देखिए CDP पेपर 2 के लिए भी आप लोगों की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं काफ़ी सारी सीरीज़ आप लोगों को करा भी चुकी हूँ। तो ये क्लासेस भी ज़रूर देखिए, काफ़ी बेनिफिशियल होगी आप लोगों के एग्जाम के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्यकाल में सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं। तो देखिए कौन सी उसमें देखिए कौन से चरण में जाकर के बच्चे घटनाओं को इस क्रम में याद रखते हैं, संवेदीगामक अवस्था में, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। तो देखिए जो बच्चा है वो लॉजिक करना स्टार्ट कर देता है, इसके अलावा पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए, ठीक है, और हमारे प्रेजेंट के लिए सोचने लगता है। तो वो कौन से सीक्वेंस में होता है? तो वो होता है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। कौन से में होता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होता है, क्योंकि देखिए जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है यहाँ पर बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, ठीक है, साइंटिफिक हो जाता है बच्चा। कौन से स्टेज में आकर के? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। जो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है यहाँ पर बच्चा देखिए CCS, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सीरिएशन बच्चे के अंदर आ जाती है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सेंसरी मोटर स्टेज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वस्तु स्थायित्व का गुण, ठीक है, किस चीज़ का? वस्तु स्थायित्व का गुण कौन से स्टेज में डेवलप हो जाता है बच्चे के अंदर? तो वो आ जाता है सेंसरी मोटर स्टेज में। और देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज में आता है एनिमिज्म, जिसको हम बोलते हैं जीववाद सोच, ठीक है। एनिमिज्म, जीववाद सोच, ये किस में पूछा जाता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आप लोगों से जिस तरीके से पूछे गए हैं, सारे की पॉइंट्स मैंने आप लोगों को एक ही क्वेश्चन में बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, अभिकथन ए दिया गया है, एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकीकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो बच्चे का कार्य है, उसका विचार है, उसका मौखिकरण है, उसके लिए बच्चे को क्या करेंगे? प्रोत्साहित करेंगे। कारण दिया गया है, निजी वाक विद्यार्थियों में उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में बाधक होती है। देखिए जो प्राइवेट स्पीच होती है कि बच्चा खुद से बात करता है, तो वो क्या होती है? वो बेनिफिशियल होती है, ना कि बाधक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कारण है वो गलत है, सिर्फ कथन ए ही यहाँ पर क्या है? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अभिकथन ए दिया गया है, स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो देखिए बिल्कुल सही बात है। कारण दिया गया यहाँ पर कि विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेषतः अनुक्रियाशील होते हैं। तो देखिए कुछ जो होते हैं, कुछ संवेदनशील चरण ऐसे होते हैं जिसके दौरान जो बच्चे होते हैं वो वातावरणीय कारकों से प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कारण भी बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है? तो देखिए जहाँ पर भी आप लोगों का परिवार आएगा, फैमिली आएगी, वो क्या हो जाएगी? वो प्राइमरी संस्था हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा फैमिली, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, अनीता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरह सुलझाती है। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तर की कौन सी बुद्धि है? तो देखिए यहाँ पर जो अनीता है वो क्या कर रही है? पहेलियों को और समस्याओं को काफ़ी अच्छी तरीके से सुलझाती है। तो यहाँ पर तार्किक गणितीय बुद्धि है, संगीतीय है, शारीरिक गति संवेगी है या फिर अंतर्व्यक्तिक है। देखिए जब अंतर्व्यक्तिक की हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम जब दूसरों की मनोदशा को, उनकी मानसिक क्षमताओं को, ठीक है, उनकी भावनाओं को पहचान पाते हैं, तो वहाँ पर कौन सी होती है? अंतर्व्यक्तिक होती है, ठीक है। जैसे काउंसलर की हम लोग बात करें, काउंसलर जो होते हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं, ठीक है। शारीरिक गति संवेगी, देखिए जो आपने देखा हो हीरो हीरोइन जो होते हैं या फिर डांसर्स होते हैं, इनके अंदर कौन सी होती है? इनके अंदर शारीरिक गति संवेगी होती है। संगीतीय जिनके अंदर किसकी? जिनको लय की समझ होती है, ताल की समझ होती है, ठीक है, तो वो किस में आते हैं? वो संगीतीय बुद्धि में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा बचता है? तार्किक गणितीय बुद्धि, जिनके अंदर रीजनिंग करने की कैपेबिलिटी होती है, उनके अंदर ये वाली क्षमता पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। तो देखिए जो बौद्धिक क्षमताएं होती हैं जैसे कि तार्किक विचार, ये कौन से विकास में आते हैं? भावनात्मक में आते हैं, शारीरिक में आते हैं, संज्ञानात्मक में आते हैं या फिर सामाजिक में आते हैं। तो देखिए जो बौद्धिक क्षमताएं होती हैं वो किस में आती हैं, या हमारे तार्किक विचार होते हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ठीक है, यहाँ पर भावना की बात हो रही है, यहाँ पर हमारे फिजिकल डेवलपमेंट की बात हो रही है और यहाँ पर सोशल की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस वजह से होती हैं? देखिए केवल अधिगमकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से, देखिए केवल, तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाएगा। केवल वातावरण से संबंधित सांस्कृतिक कारकों की वजह से, केवल वातावरण से संबंधित सांस्कृतिक कारक, ये भी क्या होगा? यहाँ पर गलत होगा। अब देखिए यहाँ पर जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं आती हैं वो व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से आती हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही फैक्टर क्या हो जाएंगे? यूजफुल हो जाएंगे। न ही व्यक्तिगत न ही वातावरणीय कारकों की वजह से होती है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरे के व्यवहार को ज़रूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं? देखिए जब बच्चे को अपनी और दूसरों के व्यवहार को कब उनकी ज़रूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं? अनुपालन और दंड अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास या फिर यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। तो देखिए यहाँ पर जब बच्चा अपने और दूसरे के व्यवहार को ज़रूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं तो वो होती है यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। यहाँ पर क्या होता है? देखिए दंड से बचने के लिए बच्चा क्या करता है? आज्ञा का पालन करता है। यहाँ पर अच्छा बनने के लिए गुड गर्ल और गुड बॉय ओरिएंटेशन स्टेज होती है। यहाँ पर कानून नियमों का पालन करना, ठीक है, व्यवस्था को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों में से कोई सा नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सभी विद्यार्थियों में अपनेपन या संबंधता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो रूढ़िवादों को सक्रिय करें। देखिए उनको एक्टिव नहीं करना, ठीक है, जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उसको कम करना है, ना कि उसको एक्टिव करना है। ठीक है, केवल प्रभुत्व संस्कृतियों के त्यौहार ही मनाएं। केवल प्रभुत्व संस्कृतियों के त्यौहार मनाने, ये भी क्या है? यहाँ पर भी देखिए अपनापन नहीं है। गौण समझे जाने वाले समूह से आने वाले विद्यार्थियों के अनुभवों को अनदेखा करें। देखिए अनुभवों को अनदेखा नहीं करना है बल्कि उनको प्रोत्साहन देना है। विविधता और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करें। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुकरण, देखिए नकल करना शुरू कर देते हैं? इमिटेशन जो है वो बच्चे की कौन सी स्टेज में डेवलप हो जाती है? संवेदीगामक में होती है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में होती है, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में होती है या फिर औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में होती है? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए जो बच्चे के अंदर इमिटेशन होती है, अनुकरण या फिर नकल बच्चा कब करना शुरू कर देता है? संवेदीगामक अवस्था में ही शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या सहायक नहीं है? देखिए कौन सी चीज़ है जो यहाँ पर सहायक नहीं है? मेटाकॉग्निशन देखिए बिल्कुल सहायक होता है। स्व पूछताछ और स्व आकलन देखिए ये भी बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल होता है। सुझाए समाधानों का मूल्यांकन, देखिए जो हम समाधान निकालते हैं उनका मूल्यांकन भी यहाँ पर बिल्कुल सही होता है। लेकिन कौन सा नहीं है? तो वो होती है तुम्हारे जो विचार होते हैं उनमें अनम्यता। ठीक है, जो रिजिडिटी होती है तुम्हारे थॉट्स में वो क्या होती है? यहाँ पर सहायक नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अधिगमकर्ता द्वारा स्वयं मूल्यांकन, मानकीकृत पाठ्यचर्या या फिर व्यवहार का अनुकूलन। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो बिल्कुल सही हो जाएगा? तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट बाय लर्नर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। ना तो अध्यापक केंद्रित होता है, ना ही मानकीकृत पाठ्यचर्या और ना ही व्यवहार का अनुकूलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, समावेशी शिक्षा निम्न में से किनकी ज़रूरतों को पूरा करती है? विकलांगता से जूझते विद्यार्थी, भावनात्मक मुश्किलों से जूझते विद्यार्थी, वो विद्यार्थी जो प्रतिभा संपन्न है या फिर निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाले विद्यार्थी। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही होगा? तो देखिए चारों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। जो
समावेशी शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किसकी भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को किस चीज़ के अवसर देने चाहिए। तो देखिए जहाँ पर आप लोगों को निष्क्रिय दिखता है वो तो बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। अनुकरण करता होना चाहिए, तो देखिए ये भी यहाँ पर गलत होगा। तो देखिए यहाँ पर जो टीचर है, टीचर को आपने देखा है, टीचर को क्या होना चाहिए, फैसिलिटेटर, सुसाधक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट 1 ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदार बनने के अवसर बच्चे को देने चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए स्वलीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है? सामाजिक और संप्रेषण कौशल को, दृष्टि को, एकाग्रता की क्षमता को, या फिर शारीरिक समन्वय। देखिए जब बच्चे के अंदर एकाग्रता नहीं होती वो होती है ADHD में। किस में होता है? ADHD में होता है, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। लेकिन यहाँ पर स्वलीनता की बात हुई तो देखिए स्वलीनता में बच्चा क्या करता है कि वो सामाजिक और संप्रेषण कौशल से बचता है, मतलब कम्युनिकेशन स्किल उसकी वीक होती हैं, वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किस और किस चीज़ की महत्वता पर बल दिया है? सांस्कृतिक उपकरण और दंड। देखिए सांस्कृतिक उपकरण तो दिए हैं लेकिन दंड इन्होंने नहीं दिया। मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कार, देखिए पुरस्कार की बात भी इन्होंने नहीं की है। जैविक परिपक्वता की बात कौन करते हैं? तो ये करते हैं जीन पियाजे। तो देखिए ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो कौन सा पॉइंट बचता है? ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जानकारी प्रक्रमण कौशल जैसे कि अनुस्मरण व्यक्तियों की भावनात्मक स्थिति से संबंधित नहीं है, भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं, नकारात्मक भावों जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, या फिर सकारात्मक भावों जैसे कि जिज्ञासा से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रकृति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है, उसे किस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए? तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए रचनात्मक मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का, मूल्यांकन के अनिरंतर रूप का, या फिर मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो देखिए यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा रचनात्मक मूल्यांकन का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो देखिए जब हम खुद की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करते हैं, ठीक है, उसका रूपांतरण करते हैं, तो वो क्षमता क्या कहलाती है? न तो कंठस्थीकरण होती है, ना विस्मरण होती है, ना ही चयनात्मक ध्यान होता है, बल्कि क्या होता है? परासंज्ञान उसको कहा जाता है, मेटाकॉग्निशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बच्चे से किस और सीखते हैं? तो देखिए बच्चे मूर्त से अमूर्त की ओर, सांकेतिक से चित्रात्मक, विशिष्ट से सामान्य, या फिर सरल से जटिल। तो देखिए जो बच्चों के सीखने का सही क्रम होता है वो होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें किस चीज़ के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए? तो देखिए अनुक्रिया समुच्चय के लिए, प्रयत्न त्रुटि विधि के लिए, अनुरूपक चिंतन के लिए, या फिर कंठस्थीकरण के लिए। तो देखिए यहाँ पर 2 आंसर जो है वो बिल्कुल सही हैं। देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड भी बिल्कुल सही हो जाता है, और एनालॉजिकल थिंकिंग जो है वो भी बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पर 2nd और 3rd ऑप्शन बोर्ड ने सही माने थे, ठीक है। तो यहाँ पर 2nd और 3rd ऑप्शन सही हैं। इसके अलावा 1st और 4th जो है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड भी बिल्कुल सही हो जाता है, और जो आप लोगों की अनुरूपक, जो एनालॉजिकल थिंकिंग हम लोग यूज़ करते हैं, वो भी यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उनमें हेर फेर बदल कर देना निम्न में से किसके सापेक्ष रूप से संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकार बच्चे के अंदर होता है? तो देखिए जब बच्चा क्या करता है, शब्दों को हटा देता है, उनको जोड़ देता है, या फिर उनमें फेर बदल कर देता है, तो वो कौन से उससे संबंधित है? डिसलेक्सिया से संबंधित होता है, ठीक है। पठन वैकल्य जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए
निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है? योग्यता का बार्धिक मत, आसपास में विकर्षण, भाषा से अनभिज्ञता या फिर तंत्रिका संबंधी न्यूनता। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही है। योग्यता का बार्धिक मत मतलब इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये तीनों ही पॉइंट यहाँ पर क्या हैं? नेगेटिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन में निम्न में से कौन सी पद्धति सहायक होगी? फर्स्ट पॉइंट है चलचित्र और वीडियो को बिना उपशीर्षकों के दिखाना, मौखिक रूप को मूल्यांकन के प्रधान रूप में इस्तेमाल करना, संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना, या फिर जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकतर व्याख्यान विधि का प्रयोग करना। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाएगा? तो देखिए ना तो यहाँ पर चलचित्र और वीडियो को बिना उपशीर्षकों के दिखाना सही है, ना ही मौखिक रूप को मूल्यांकन के प्रधान रूप में इस्तेमाल करना है, और ना ही जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का प्रयोग करना है। बल्कि कौन सा सही हो जाएगा? संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है? श्रवण बाधिता की। तो देखिए यहाँ पर ना तो आप लेक्चर विधि का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ना ही मौखिक, ठीक है, और ना ही यहाँ पर चलचित्र को बिना उपशीर्षक के दिखाएंगे, क्योंकि देखिए उसको सुनने में प्रॉब्लम है। तो आप अगर उसके सबटाइटल्स नीचे लिखते हैं तो बच्चा उनको पढ़ सकता है, ठीक है, सुन नहीं सकता लेकिन पढ़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो, शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित हो, अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अभिमुखी हो, या फिर विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर ना दिए जाएं। देखिए ज्ञान सृजन के अवसर देने हैं, ना दिए जाएं, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। केवल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आप लोगों को बच्चों को नहीं पढ़ाना है, ना ही टीचर सेंट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही है? विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो, तभी उनका जो अधिगम है वो क्या होगा? प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है जो यहाँ पर सही है? उन्हें कभी भी अधिगम आवश्यकता नहीं हो सकती। देखिए ऐसा नहीं है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं हो सकती है। उनमें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणीयता की कमी होती है। देखिए उनमें जो रिवर्सिबिलिटी होती है, लैक होती है, कमी होती है इस चीज़ की, तो ये भी यहाँ पर क्या है? गलत है। उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत क्षीण होती है। तो देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा कि उनमें जिज्ञासा की कमी होती है। वो अभिव्यक्ति में प्रभा और विवर्धन दर्शाते हैं, मतलब फ्लुएंसी दिखाते हैं, एलोबरेशन दिखाते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए फ्लुएंसी और एलोबरेशन ये पॉइंट है गिफ्टेड चिल्ड्रन के, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंब करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके वह अपने विद्यार्थियों में किस चिंतन के विकास को सुसाधित कर रही है? तो देखिए यहाँ पर अपसारी सोच है, अभिसारी है, बाह्य रूप से अनुकूलित है, या फिर अतार्किक है। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर बच्चे के अंदर कौन सी सोच है? तो देखिए यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा यहाँ पर सही हो जाएगा। अपसारी चिंतन का हम लोग यहाँ पर विकास को सुसाधित कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रकरण में प्रभावशाली नहीं होगी? देखिए कौन सी है जो प्रभावशाली नहीं होगी? अधोरेखांकन और चित्रांकन करना, स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग करना, उदाहरण सृजन करना, या फिर निष्क्रिय अनुवाचन करना। तो देखिए यहाँ पर पैसिव रेसिटेशन, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो सकता है? देखिए यहाँ पर नेगेटिव इन्होंने पूछा था, तो नेगेटिव तो हमें मिल गया, तो हमको लोगों को सही तो देखना ही नहीं है यहाँ पर, और सारे बिल्कुल सही। यहाँ पर नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव हम लोगों को मिल गया यहाँ पर, निष्क्रिय अनुवाचन। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए किस चीज़ के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? जानने की उत्सुकता की पूर्ति, संप्रत्यय को समझना, दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए, या फिर संदेहों को दूर करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए यहाँ पर क्या होगी? बाह्य अभिप्रेरणा होगी। क्योंकि देखिए जब हम क्यूरियोसिटी की बात करते हैं, उत्सुकता की पूर्ति की बात करते हैं, तो ये क्या होता है? ये
इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, ना कि एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इसके अलावा कंसेप्ट को समझना ये भी क्या है, हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा है। और संदेहों को दूर करना, जब हम डाउट को क्लैरिफाई करते हैं तो वो भी क्या होता है, वो भी हमारा, जब हम आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं तभी हम इन चीज़ों को करते हैं। ठीक है, दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमारे अंदर बाह्य अभिप्रेरणा होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सही एग्जाम्पल कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। अभिकथन ए है यहाँ पर, किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर ही चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए बिल्कुल सही है, किसी भी संप्रत्यय को हम पढ़ाते हैं तो हम वहाँ पर एग्जाम्पल भी दे सकते हैं और गैर एग्जाम्पल भी हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कारण दिया गया है, गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी संप्रत्ययों को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक होते हैं। देखिए जो गैर उदाहरण होंगे, मान लीजिए कि कोई उदाहरण आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा टीचर ने आप लोगों को एक और उदाहरण दे दिया जो आपकी बुक से डिफरेंट था, लेकिन देखिए जो गैर उदाहरण होते हैं वो भी विद्यार्थी की जो मीनिंगफुल लर्निंग होती है उसमें यूज़फुल होते हैं, ना कि उसको भ्रमित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कारण है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। ए तो सही है लेकिन आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा यहाँ पर सही होगा। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।